अध्याय 5 देख रहे हैं। जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले समझिए कि बगावत होती क्यों है। अगर आपके पास यानी आपके घर में पिताजी हैं और पिताजी कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, या आपको लगता है वो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो आप विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूं। अगर आप इसी को स्टेट पे ले जाएं, आपकी सरकार अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि इस पॉलिसी को किसी तरीके से लागू होने दिया जाए, तो बगावत करते हैं, वो विद्रोह करते हैं, वो विरोध करते हैं। इसी तरीके से उस समय जहां की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल के समय क्या चीज हुई, बगावत कैसे हुई और ये सबसे बड़ी बगावत क्यों कहलाई, इसके पहले और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये चित्र है, क्लियर ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर लग सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। ये इसमें सिपाही और किसान है जो विद्रोह के लिए ताकत जो है, पावर जुटाते हैं। ये विद्रोह 1857, आपने बहुत बार जो हिस्ट्री में आगे जाने वाले हैं, जो हिस्ट्री को अपना एज अ सब्जेक्ट लेंगे, वो इस 1857 को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा, बहुत वाइड स्प्रेड आपका विद्रोह था, रिवोल्ट कह सकते हैं इसको। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या नीतियां बनाई, जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब राजा हो, रानी हो, किसान हो, जमींदार हो, आदिवासी हो, सिपाही हो, सब पे कुछ ना कुछ असर पड़ा। यह भी आपने देखा कि जो नीतियां थी या कार्रवाइयां थी, वो जनता के हित में जब नहीं होती, तो जैसे मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल दिया कि आपके भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो लोग इसका विरोध करते हैं। ये विरोध जो है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है इंसान की, नॉर्मल टेंडेंसी है एक ह्यूमन बीइंग की। तो शुरुआत कहां से हुई कि नवाबों की जो सत्ता है वो छिनी। 18वीं सदी के मध्य से ही जो राजा है, नवाब है, उनकी सत्ता जाने लगी, छिनने लगी, सम्मान तक खत्म होने लगा। बहुत सारे जो दरबार है उसमें रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। तो स्थानीय शासक जो थे, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो फ्रीडम है, वो घट रही थी और सेनाएं भंग कर दी गई थी। राजस्व, जहां से कर आता है, पैसा कहां से आएगा, वो जो राजस्व वसूली के अधिकार और जो इलाके हैं, वो एक एक करके उनसे छीने जा रहे थे। तो बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे, यानी कि लोकल जो शासक थे, उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बात की। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विरोध नहीं होता है, सबसे पहले क्या होता है, अपनी बात रखी जाती है। जब बात नहीं मानी जाती है तब विद्रोह होता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका जिनको हम जानते हैं इस नाम से, वो चाहती थी कि कंपनी, अब उनके जो पति है उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने जो बेटा गोद लिया। अब जो गोद लिया बेटा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, इसी को राजा मान लीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, नाना साहेब, उन्होंने भी कंपनी से रिक्वेस्ट किया, आग्रह की कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे। लेकिन कंपनी जो है, देखिए, शुरुआत तो उसने ट्रेडिंग से की थी, लेकिन जब नशे में चूर हो जाता है आदमी अपनी ताकत के, श्रेष्ठता के, इन निवेदनों को ठुकरा दिया गया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जो जाने वाली ये आखिरी रियासतों में से थी। तो 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में, 1856 में अंग्रेजों ने उसे कब्जे में ले लिया। अब गवर्नर जनरल साहब थे डलहौजी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि रियासत का जो शासन है वो ठीक से नहीं चल रहा है, मिस गवर्नेंस हो रही है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिशर्स का वहां आना जरूरी है, प्रभुत्व उनका जरूरी है, ये कह के उन्होंने ले लिया। अब कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। जो कंपनी सिक्के जारी कर रही थी, उसमें मुगल बादशाह का नाम नहीं था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान भी कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनको उनकी जो परिवार है, उनको लाल किले से हटाकर कहीं और बसाया जाएगा, जो दिल्ली में है, लाल किला। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, उन्होंने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी जो लास्ट मुगल एम्परर या मुगल बादशाह होंगे।
कोई उसके बाद नहीं होगा। केवल राजकुमारों के रूप में उन्हें मान्यता दे दी जाएगी, बट ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये तो उनकी सत्ता छिनी, जो पावरफुल लोग थे। अब किसानों और सिपाहियों का क्या हुआ? गांव में जो किसान थे और जो जमींदार थे, वो लगान, टैक्स और जो कर वसूली थी इतनी सख्त थी, उसके तौर तरीकों से बड़े परेशान थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महाजनों से उन्होंने कर्ज लिया था, उसको लौटा नहीं पा रहे थे। उनकी जो जमीन थी पुरानी पुश्तैनी, वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। तो कंपनी के अंडर जो काम करने वाले भारतीय सिपाही थे, उनको भी असंतोष हुआ। वेतन हो गया, भत्ते हो गए, सेवा की जो शर्तें हैं, उसी कारण वो भी परेशान थे। अब यहां तक तो ठीक होता है, जहां धार्मिक भावनाएं या आस्थाओं को ठेस लगती है, वहां इंसान जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उस जमाने में समुद्र के पार ये धर्म में है, ये धर्म में था कि भाई एक जगह से दूसरी जगह समुद्र पार नहीं कर सकते हम। उनका ये मानना था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तो 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते कहां जाना था? बर्मा। उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया। जमीन के रास्ते जाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। तो सरकार का हुक्म नहीं मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में क्लियरली कहा गया, साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र के पार जाना भी पड़ सकता है, पड़ेगा। अब सिपाही गांवों की हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे जो सिपाही थे वो अपने आप किसान थे, गांवों को परिवार गांव में छोड़ के आए थे। इस कारण से किसानों को का जो गुस्सा है वो बहुत आसानी से सिपाहियों में भी फैल गया। यानी कि ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि ये चिंगारियां बन रही हैं और आग लगेगी। ये चिंगारियां सब सुलग रही हैं। अब सुधार किया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज जरूर बता दूं कि जैसे सती व्यवस्था थी या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी जो वाकई में बहुत हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में और हमारे हिंदुस्तान के माथे पर एक बदनुमा दाग थी, उनको हटाने के लिए अंग्रेजों ने काम किया। जहां आपको सही लगता है उनकी तारीफ करिए, जहां उनको बुरा लगता है उनका क्रिटिसिज्म करिए। तो हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या हुआ, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अपना विवेक लगा के हम ये जाने कि कौन सी चीज सही थी, कौन सी चीज गलत थी। जो गलत उन्होंने काम किया उसके बारे में हम गलत बात करें, अच्छा जो काम किया उसके बारे में भी उनकी अच्छाई होनी जरूरी है। तो सुधारों पर जो प्रतिक्रिया हुई, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना है। जैसे मैंने बताया, सती प्रथा हो गई, विधवा विवाह हो गया, उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि एक बार कोई विधवा हो गया तो उसके विवाह नहीं होता था। अब वो अपनी जिंदगी कैसे काटेगी? ना वो नौकरी कर सकती है, ना वो पढ़ी लिखी है, कैसे अपना पेट पालेगी? बच्चे भी उसके हैं। तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला, इन्होंने दिया। तो 1830 के बाद कंपनी ने जो ईसाई मिशनरी है उनको ये छूट दे दी कि आप काम करिए, जमीन और संपत्ति आराम से लीजिए। उनको आराम से छूट दे दी गई। एक नया कानून बन गया कि अगर ईसाई धर्म आपने अपना लिया तो आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो जो पुरखों की संपत्ति है उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा अगर आपने ईसाई धर्म अपना लिया है। तो ये भारतीयों को ये यकीन हो गया कि ये अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और जो परंपरागत जीवन शैली है इसको नष्ट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो वाकई में ये जो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने चाहते हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूं अपना, अगर मैं इस समय होता तो ये सती प्रथा, विधवा विवाह और ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, उसको हम हटाने के लिए हम पुरजोर समर्थन करते। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसके आड़ में लोगों को उनकी जीवन शैली से अलग कर रहे हैं। उनकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करने से भी उनको रोक रहे हैं। ये उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाने लगते हैं। देखिए, क्योंकि अफवाह का बाजार गर्म है। आज तो हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या है। एक मिनट में अफवाह फैल जाती है और लोग पता नहीं जान देने निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी IQ लेवल और लॉजिक भी हमको लगाना होगा। तो जनता की नजर में आप देखिए कि हुआ क्या। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में सोच क्या रहे थे, जायजा लेने की कोशिश करते हैं। ये 84 नियमों की सूची है। यहां एक स्रोत 1 यानी कि सोर्स 1 है, एक सोर्स 2 भी मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र का एक गांव,
उसमें रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, माझा प्रवास, उसके कुछ अंश है। तो विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा हैं वो मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। तो विष्णु भट्ट साहब लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वो वापस चले जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम छा जाएगा। तो सिपाहियों ने जो कहा उसको गोडसे साहब ने कैसे लिखा, इसको समझिए कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। हिंदू ही नहीं, मुसलमानों का भी धर्म नष्ट करने में आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा राजकुमार उनकी मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने, यानी कि सिपाहियों ने यह भी बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि देखिए साहब, इसकी जो परिणाम है वो घातक होंगे, इसकी चेतावनी ऑलरेडी दे दी गई है। राजा ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मचने वाली है। और राजा भारी गुस्से में उस समय से रहे और राजधानी में उसी गुस्से में लौटे। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे। तो धर्मयुद्ध हो गया। ये तो धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। छावनी मतलब होता है कंटोनमेंट। ये हमारा एक स्रोत है जिसमें हमें पता चला कि उस जमाने में क्या हुआ। अब स्रोत 2 से देखें कि पता कैसे चला। तो ये एक चित्र मैं पहले बताऊं। ये मेरठ के जो विद्रोही सिपाही ये अफसरों पर हमला कर रहे हैं, घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। मैं फिर से बताऊंगा कि ये जो हिंसा का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये कभी नहीं होना चाहिए। उस समय हुआ, लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इसको समझिए कि वो गलत था। तरीका और भी हो सकता था, जैसे गांधी जी ने किया। तो ये तरीके कभी भी ठीक नहीं होते हैं जिसमें जान माल की हानि हो, चाहे वो आपका विरोधी क्यों ना। अंग्रेज के विरुद्ध थे आप, लेकिन किसी का जान लेने का अधिकार किसी में नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। ये स्रोत 2 है, यानी कि सोर्स 2 से। तो उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे, उनके जो संस्मरण है उससे हमें मिलती है। तो पांडे साहब ने 1812 में बंगाल नोटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर उनको भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, लेकिन उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट, उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिख ले, जिसका नॉरगेट ने अंग्रेजी अनुवाद भी किया कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक ये प्रकाशित करवाया उन्होंने। तो एक अंश में आपको बताता हूं, उससे आप पिक्चर क्लियर होगी कि सीताराम पांडे साहब कहते हैं कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिशें बनाने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की जो भावना है उनको और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, 1000 झूठ गढ़ डाले गए। सिपाहियों को अपने जो मालिक है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया गया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी यह भी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और सुझावों पे अमल करे तो सेना आराम से ऐसा कर सकती है, दोबारा गद्दी पर उन्हें बिठाया जा सकता है। तो ये सब आप ये समझिए, ये सब कार्यक्रम पीछे चालू थे। ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें घट रही थी। जैसे मैंने कहा, चिंगारियां, वो आग बनते हुए ज्यादा देर लगती नहीं है उसकी। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया। ना जाने कहां से ये फैल गई खबर
कि राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल हो रहा है वो गाय और सुअर का। देखिए, गाय हिंदुओं का सबसे ज्यादा जिनकी इज्जत की जाती है जिस जानवर की, और सुअर मुसलमान जिसे सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। दोनों का नाम लेके ये बताया गया कि चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को ये लिखकर बताने लगे और हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब पर चोट करने यानी कि धर्म पर चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा ही मैंने मतलब इन्होंने ये साहब कह रहे हैं कि पहला जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए कारतूस इन्होंने तैयार किए और मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। कर्नल साहब का ये मानना था। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सीताराम पांडे साहब ने लिखा है उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, यानी कि उनको उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, इसलिए भावना आप समझ रहे हैं कि उनकी क्या भावना रही। अब क्या सही है क्या गलत है इसे हमें जानना नहीं है, हम ये हिस्ट्री देख रहे हैं कि हुआ क्या था उस समय। तो कर्नल साहब का ये मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। अब सैनिक विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह का अगर देखें तो ये जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसर का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, बोलते हैं हम नहीं आपकी बात मानेंगे। तो जन विद्रोह कैसे बना? शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन संघर्ष कभी कभी ऐसे फैल जाते हैं कि जो सत्ता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उनका शत्रु एक है, कौन है? अंग्रेज। तो इसलिए उनको संगठित होना पड़ेगा और पड़ता है, और उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ेगा। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाकई में भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में यह बगावत की शुरुआत हुई जो भारत में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू हुआ यह सिपाहियों का जो विद्रोह है, समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग वहां पर भी विद्रोही तेवरों के साथ खड़े हो गए। कुछ लोग ये मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा ये शस्त्र यानी कि शस्त्रों के साथ, सशस्त्र यानी कि विथ आर्मामेंट्स, ये संघर्ष था। ये जो चित्रण है इसमें आप देखिए, ये कैवलरी लाइनों में युद्ध, यानी कि 3 जुलाई एक एग्जाम्पल दिया गया है। 3 जुलाई 1857 में 3000 से ज्यादा विद्रोही जो है बरेली से दिल्ली आ गए। उन्होंने यमुना को पहले पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दी। पूरी रात भर चला ये युद्ध। तो मेरठ से शुरुआत जो बगावत हुई वो दिल्ली तक पहुंची कैसे? इसमें एक शब्द आएगा फिरंगी। फिरंगी मतलब विदेशी। फिरंगी जो कहते हैं ना, तो अपमान का भाव होता है। फिरंगी हो तुम, यानी कि दूसरे देश के। अगर आप विदेशी कहेंगे तो इतनी बेइज्जती नहीं होती है, फिरंगी में ज्यादा होती है। तो 19 मार्च 1857 को जो युवा सिपाही है मंगल पांडे, उनको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात जो सिपाही है, जो कारतूस की बात है, उसके साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार उन्होंने कह दिया कि ये कारतूस में हम नहीं करेंगे। सिपाहियों को जैसे लगता था कि कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने, मतलब उसका लेप चढ़ाया गया है। अब 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनको 10-10 साल की सजा हुई क्योंकि उन्होंने हुक्म नहीं माना। 9 मई और 1857 की बात है ये। मेरठ में जो तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाही है, उनकी प्रतिक्रिया भी बड़ी जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां जो बंद सिपाही है उनको आजाद करा लिया। अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेज की इमारत और संपत्तियों को आग लगा दी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के बाद कौन? सिपाहियों ने इसका भी जवाब भी ढूंढ लिया। उन्होंने कहा मुगल सम्राट साहब हैं बहादुर शाह जफर, हम उनको दे देंगे। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे के समय ही दिल्ली पहुंच गई। जैसी खबर फैली
दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियां हैं उन्होंने भी बगावत कर दी। बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। देशी सिपाहियों ने जो हथियार और गोला बारूद है कब्जे में ले लिया, इमारतों को आग लगा दी। जो विजयी सिपाही है वो लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाह रहे थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से जो दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि क्या अगर बाई चांस ये चीज खत्म रही, यानी 1857 का विद्रोह किसी तरीके से दबा दिया गया, बहादुर शाह जफर तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके सारा परिवार जाएगा। लेकिन सिपाही अड़े रहे। जब वो जबरन महल में घुस गए तो बहादुर शाह जफर ने माना और बाकी लोगों ने उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। तो बूढ़े बादशाह साहब बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्हें ये बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के बड़े गहरे परिणाम सामने आए, जैसे कि उन्होंने सोचा था। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था। तो ज्यादातर जो छोटे शासक, जो रजवाड़े थे, मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों पर शासन चला रहे थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से जो भयभूत ऐसे बहुत सारे जो शासक थे, उनको लगता था कि अगर जो बादशाह साहब है उनका शासन दोबारा स्थापित हो गया तो वे मुगल आधिपत्य से या में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला सके। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद थी नहीं। उन्हें लगता था कि कारतूसों का मुद्दा, ये बड़ी उथल पुथल हुई, ये छोटे सा मुद्दा है। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, हिम्मत आती है, उम्मीद होती है और आत्मविश्वास मिलता है। तो अब बगावत फैलने लगी, चिंगारी जो है वो आग का रूप लेने लगी। ये एक चित्र है, जैसे जैसे विद्रोह फैला बढ़ा, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। तो जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। खबर फैलने में समय लगा, वहां कोई इंटरनेट या फोन तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह किया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जो मुख्य बिंदु थे वहां पर टुकड़ियों के साथ निकल पड़े। उनके साथ देखा देखी कस्बे और गांव के लोग जो है वो भी बगावत के लिए आ गए। स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। स्वर्गीय जो पेशवा बाजीराव थे, उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब जो कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा भी घोषित कर दिया। अब उन्होंने जो ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत वो गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए जो नवाब वाजिद साहब है, वाजिद अली शाह, उनके बेटे जो बिरजिस कद्र है, उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब बिरजिस कद्र साहब जो है, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी जो मां है बेगम हजरत महल, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी विद्रोही जो सिपाही है उनके साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने नाना साहब के जो सेनापति है तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। तो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या जो कम थी, बहुत सारे मोर्चों पर उनकी हार हो गई। यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का आत्मविश्वास मिला। खास तौर पर अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने जो कमांडर इन चीफ है उनको टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय के बारे में बताया कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो इस दौरान बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नेता आए सामने, जैसे कि फैजाबाद में मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला शाह, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा जल्द। वे जानते थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। उनके समर्थक जो है अपने समर्थकों के साथ वो चले गए
लखनऊ अंग्रेजों से लड़ने। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। अब बरेली के जो सिपाही है बख्त खान, उन्होंने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार साहब थे कुंवर सिंह। उन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई ली। तो तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे। ये एक चित्र है जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश टुकड़ियों या टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले यानी कि जो दाएं हैं तथा सलीमगढ़ किले जो बाएं हैं उस पर कब्जा किया हुआ था। अब यहां तक तो बात हुई एक पक्ष की। ये चित्र देखिएगा, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। शुरुआत में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सेना है उनको दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। अंग्रेजी सेनाओं को 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना को और ज्यादा हथियार गोले पहुंचाए गए। ये गाड़ियां पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी मतलब एलिफेंट खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। तो अब जब एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। कंपनी ने किया पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। इंग्लैंड से उन्होंने फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे वहां धावा बोल दिया। 1857 के सितंबर में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास दे दिया गया और उनके बेटों को जफर साहब के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और जो उनकी पत्नी थी बेगम जीनत महल, उनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और 1862 में यहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का जो कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। बाद में भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे, क्योंकि व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे से चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए जो आदिवासी है, किसान है, उनकी सहायता से छापामार गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। तो जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से जो विद्रोही है उनको उत्साह मिला, उसी तरीके से विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटी। तो बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान किया। ये भी आश्वासन दिया कि जमीन उनके परंपरागत अधिकार उनके बने रहेंगे। और जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं तो उनकी हत्या नहीं की जाएगी, सुरक्षित रहेंगे, जमीन और अधिकार की दावेदारी उनकी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही, विद्रोही, नवाब, राजा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। ये चित्र है जिसमें अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। और ये जो चित्र है ये कहता है कि ये अंग्रेजी टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। और ध्यान से अगर देखिए कि किस तरह का कलाकार जो साहब है जिन्होंने बनाया है, उन्होंने अंग्रेजी सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। अब विद्रोह तो हो गया, उस दबा भी दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 कहेंगे, जिसे 1859 का जो साल था, उसके आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। लेकिन अब वो पहले वाली नीतियां नहीं अपना सकते थे, तो कुछ अहम बदलाव हुए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे जो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में जो अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए गए, सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सके, संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ये भारत का मंत्री है।
उसे भारत के शासन से जो संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी दिया गया। अब उन्हीं की सलाह के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया, यानी पहले जो गवर्नर जनरल होते थे 1857 के बाद वायसराय। इस तरीके से इंग्लैंड के जो राजा रानी है उनका जो निजी प्रतिनिधि है वो वायसराय होता था। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा चेंज क्या हुआ? देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके जो भू क्षेत्र है उन पर नहीं कब्जा किया जाए। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यानी दत्तक पुत्र को देने की छूट दे दी गई। उनको इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश की जो रानी है उनको अपना अधिपति स्वीकार कर ले। इस तरीके से भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन करने की छूट दे दी गई। तीसरी बात क्या हुई? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया, यूरोपीय सिपाही ज्यादा बढ़ाए गए। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और जो दक्षिण भारत है उसे सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिख और पठान इसमें भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि ये जो गोरखा, सिख, पठान होते हैं ये जिसके लिए काम करते हैं उसके लिए दिल से काम करते हैं। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई, क्योंकि मुसलमानों को पहले भी शक से देखा जाता था। आज की तो बात ही क्या की जाए। उनको लगता था कि विद्रोह करने में ना सबसे बड़ा जो काम है ये मुसलमानों ने ही किया है। अब ये कुछ चित्र है, ये ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो विद्रोह की अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें, ये विद्रोह के केंद्र थे लाल वाले और विद्रोह के केंद्र बताए गए हैं। मोस्टली आप देखिए मध्य भारत की तरफ है, ये उत्तरी भारत कहेंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे हम। जो हमने नाम लिए कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में थोड़ा कम था लेकिन वहां ज्यादा हुआ। अब अन्यत्र क्या हो रहा था? परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के जो दक्षिण भाग थे उसमें भी एक बहुत बड़ा विशाल जन विद्रोह पैदा हुआ। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ, 1860 के मध्य पे जाके खत्म हुआ। होंग जिकुवांग इनके नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोग परम शांति के जो स्वर्ग साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह कहा जाता है। हांग जिकुवांग इन्होंने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद है और बौद्ध इनकी परंपरागत जो चीनी धर्मों के इनके खिलाफ थे वो। तो ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी के पास निजी संपत्ति ना हो, जहां सामाजिक वर्ग और जो स्त्री पुरुष है उनके बीच कोई भेदभाव ना हो, अफीम, तंबाकू, शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति और गुलामी इस पर पाबंदी हो, इन पर रोक हो। तो चीन में तैनात, पहले चित्र देखिए, ताइपिंग की सेना और नेता आपस में मिल रहे हैं। तो चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग यानी कि क्वीन साम्राज्य के बादशाह से उन्होंने काफी मदद दी। यहाँ पर